NIUS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हम हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। विषय हिंदी, मध्यावधि पाठ्यक्रम संरचना, मिड टर्म एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन पाठों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस समझें। सत्र 2024-25 के लिए पुस्तक 1 से पाठ 1 बहादुर, 2 दोहे, पाठ 3 गिल्लू, 4 आह्वान, पाठ 7 आज़ादी, पाठ 9 अखबार की दुनिया, पाठ 11 सार कैसे लिखें, पाठ 12 इसे जगाओ, पुस्तक 2 से पाठ 21 पत्र कैसे लिखें, पाठ 22 निबंध कैसे लिखें और व्याकरण अलग से कोई पाठ नहीं है। जो इन पाठों में ही व्याकरण आई हुई है उन्हीं से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने यह समझ लिया कि इन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से जो TMA में आने वाले पाठ हैं, ये गिल्लू और इससे जगाओ को भी शामिल किया गया है, अतः आपको ये पाठ भी पढ़ने हैं। यह आपका सिलेबस हो चुका है। अब तक आप सभी पाठों को हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ चुके हैं और आपने प्रश्न उत्तरों का अभ्यास भी कर लिया है। आइए इस वीडियो में हम आपको इन पाठों में से आपने क्या सीखा पढ़ते हैं। यह पाठ 1 है, बहादुर। बहादुर पाठ के लेखक का नाम है अमरकांत। आपने इस पाठ से क्या सीखा कि कोई भी निर्णय भावों के आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए। ईमानदार और मेहनती लोगों को स्नेह देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। निम्न वर्ग की मजबूरियों और मध्य वर्ग की मानसिकता को मासूम बहादुर ही नहीं झेलता, बल्कि देश के न जाने कितने बहादुर यही मानसिक परेशानी उठाते हैं। मासूम नौकरों से आवश्यकता से अधिक काम लेकर भी उन पर झूठे आरोप लगाना, अत्याचार करना अपराध है। बहादुर जैसे लड़कों के साथ समानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, उनसे भावनात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए। इस कहानी की भाषा बोलचाल की है, संवाद और भाषा पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुकूल है। मुहावरों और तत्सम तद्भव देशज और उर्दू के प्रचलित शब्दों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया गया है। यह है पाठ 2, दोहे। दोहे पाठ में कबीर, रहीम और वृंद के दोहे हैं। इस पाठ से आपने क्या सीखा कि मनुष्य की पहचान उसके कुल, वर्ण और जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से होती है। हमें अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार और चरित्र को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरकर ही ज्ञान उपयोगी होता है। धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छा होता है, उससे अधिक होने पर व्यसन पालने की अपेक्षा दान देना बेहतर है। ज्ञान की बातें करना वहीं अच्छा होता है जहां उनको सुनने समझने वाले हों। प्रेम और शत्रुता के भाव छिपाए नहीं जा सकते। निरंतर अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और वह ज्ञानी बन जाता है। आँखों से मनुष्य के मन के भावों का पता चल जाता है। दोहा छंद में 13-11 मात्राओं की यति के साथ 4 चरण होते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण के तुक समान होते हैं। कबीर, रहीम और वृंद ने दोहों में आसान शब्दों में
और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई हैं। संस्कृत के शब्दों के यथावत रूप तत्सम शब्द और ध्वनि के आधार पर बदले हुए रूप तद्भव शब्द कहे जाते हैं। हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं। उदाहरणों यानी दृष्टांतों और अलंकारों से भाषा और अभिव्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है। यह पाठ दोहे में आपने सीखा। पाठ 3 गिल्लू, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने सीखा कि पशु पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और उनके प्रति मानवीय करुणा का भाव रखना चाहिए। पशु पक्षी हमारे मित्र और सहायक हो सकते हैं। यदि हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे भी हमारा सुख दुख में साथी होंगे। प्रेम और ममता का भाव पशु पक्षियों या मानवेतर प्राणियों में भी उसी प्रकार होता है जैसा कि मानव में। गिल्लू के व्यवहार से मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गिल्लू यहाँ पर एक गिलहरी का नाम है। करुणा और समानुभूति के माध्यम से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, जैसे लेखिका गिल्लू को अपना बना लेती है। जिस प्रकार मानव में उम्र के अनुसार शारीरिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, वैसे ही अधिकांश मानवेतर प्राणियों में भी ये परिवर्तन होते हैं। इस रेखाचित्र की भाषा शैली सहज, सरल और सरस है। भाषा प्रभावपूर्ण है। भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और अन्य भाषाओं से प्राप्त आगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम आपको ध्यान दिला दें कि हमने तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों पर एक वीडियो बनाई हुई है जो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से यह व्याकरण का टॉपिक समझ लें। यह भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आपने सिलेबस पढ़ते समय ये ध्यान दिया होगा कि पाठों के अंदर से आने वाली व्याकरण ही आपके पेपर में पूछी जाएगी। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपके व्याकरण में पूछे जा रहे हैं। रेखाचित्र और संस्मरण आधुनिक गद्य विधाएँ हैं। जहाँ रेखाचित्र में चरित्र की खास खास बातों के चित्रण का विशेष महत्व होता है, वहीं संस्मरण में स्मृति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपको रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताया जा रहा है। रेखाचित्र का संबंध विगत और वर्तमान से होता है, जबकि संस्मरण का विगत यानी बीते समय से ही होता है। रेखाचित्र की अपेक्षा संस्मरण में आत्मीयता अधिक होती है। तो रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है। महादेवी ऐसी विशिष्ट रचनाकार हैं जिनके लेखन में अभावग्रस्त मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों तक को गहरी आत्मीयता मिली है। पाठ 4 आह्वान, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई कविता। आपने क्या सीखा इस पाठ में कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी और कर्मशील होते हैं, इसलिए व्यर्थ बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उद्यम अर्थात प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है, उसे बैठे ठाले प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने भी विकास किया है वे परिश्रमी और संघर्षशील थे, अतः उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। असफलता के लिए भाग्य को दोषी नहीं मानना चाहिए।
जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती, वैसे ही कर्म और योजना के बिना जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं, इसलिए इनकी अनेकता देश की एकता में बाधक नहीं। सभी लोग देश के लिए एक होकर उसका विकास कर सकते हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का ऐसा काव्य है जिससे देशवासियों को अंधकार और निराशा से जूझने की प्रेरणा मिलती है। इस काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण और उद्बोधन परक है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का एक रूप वर्णन किया गया है। आपको रूपक अलंकार के बारे में बताते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? परिभाषा: उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं, जैसे मुख रूपी चंद्रमा। पाठ में एक पंक्ति आई है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। आइए पहले परिभाषा में प्रयुक्त उपमेय, उपमान और एक रूप वर्णन शब्दों का मतलब समझते हैं कि उपमेय और उपमान और एक रूप क्या होते हैं। उपमेय क्या होता है? कविता की पंक्ति में जिस वस्तु का वर्णन हो, जिस वस्तु का वर्णन हो यानी कि जो प्रस्तुत है आपके सामने, उसे उपमेय कहते हैं। जो आपके सामने प्रस्तुत है वो उपमेय कहलाता है। इस उदाहरण में कर्म तथा विधि उपमेय है। उपमान, उपमेय तो आपकी समझ में आ गया होगा। उपमेय किसे कहते हैं? जो आपके सामने प्रस्तुत है या जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है। अब उपमान, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, या यूं कहें कि जो हमारे पास नहीं है, जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसकी तुलना कोई दूर की वस्तु से जो हमारे पास नहीं है उससे की जाती है, वह उपमान होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख तो हमारे सामने प्रस्तुत है, ये तो हुआ उपमेय। क्या हमारे पास चंद्रमा है? नहीं, वह दूर है। तो मुख की चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा यहाँ पर क्या है? उपमान है। में चंद्रमा उपमान है। और कविता की पंक्ति में तेल और दीप उपमान है। तेल और दीप, देखो कि कर्म तेल बिना और विधि दीप जल सकता नहीं। कि कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। तो यहाँ पे तेल और दीप क्या है? उपमान है। कर्म रूपी तेल, तो कर्म को तेल मान लिया है, बिल्कुल दोनों एक कर दिए गए हैं। दोनों का गुण क्या है? एक कर दिया गया है। और विधि दीप, विधि रूपी दीप, विधि दीप कर दिया गया है। फिर से समझते हैं। एक रूप वर्णन, दोनों का एक रूप में वर्णन। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, पर रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का वर्णन एक इस तरह मिलाकर किया जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता।
इस तरह के एक रूप वर्णन को उपमेय पर उपमान का आरोप कहते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का एक रूप आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। पाठ 7 आज़ादी। आज़ादी शीर्षक कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। तो यहीं पर ही प्रश्न है कि आज़ादी कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? मलयालम में। इसके कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड। इसका हिंदी अनुवाद असद जेदी ने किया है। आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अथवा कर्म के महत्व को भी जानना होगा। काम धाम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं है। दर्जी के जवाब में उसके लंबे अनुभव और व्यापक चिंतन क्षमता का परिचय मिलता है। दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने बताए गए हैं। कविता की भाषा सरल और सहज है। अनुवाद मूल रचना का स्वाद प्रदान करता है। यह आपने इस कविता से सीखा। पाठ 9 अखबार की दुनिया। आपने इस पाठ को पढ़ा। पाठ को पढ़ने के बाद में आपने क्या सीखा उसे पढ़ते हैं। अखबार के अंग होते हैं समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम तथा बाजार भाव इत्यादि। यानी कि ये सब क्या हैं? अखबार के अंग हैं। समाचार अखबार का मुख्य आकर्षण होते हैं। समाचार की विषय वस्तु होते हैं। यानी समाचार की विषय वस्तु मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, खेल जगत तथा विविध। ये 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, अपराध आदि से संबंधित समाचार होते हैं। समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। समाचार के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? मेन हेडिंग यानी मुख्य शीर्षक, सब हेडिंग या उपशीर्षक, समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्यौरा। समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती है। समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। तो संपादकीय किसे कहते हैं? समाचारों और घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट रहती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार से समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी होते हैं। फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप होता है। फीचर इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। तो फीचर की मुख्य विशेषता क्या है? सूचना देना। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्राय संपादकीय पृष्ठ पर होते हैं और विविध विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं।
किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कहते हैं। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं और अखबारों की मुख्य आय का स्रोत भी विज्ञापन होते हैं। पाठ 11 सार कैसे लिखें। इस पाठ से आपने सीखा कि सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, उसे सार लेखन कहते हैं। सार लेखन की उपयोगिता जीवन के कई क्षेत्रों में है। अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। आकाशवाणी यानी रेडियो, दूरदर्शन में भी चूंकि समय की पाबंदी होती है, इसलिए सार लेखन की जरूरत पड़ती है। लेखों पुस्तकों का भी सार लेखन किया जाता है। कार्यालयों में पत्रों या फाइलों में सिमटे पूरे पत्राचार का सार लेखन करना पड़ता है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर सार लेखन की जरूरत पड़ती है। सार लेखन के मुख्य चरण ये हैं। पहला, मूल सामग्री को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद मूल बिंदु का चयन करना है, संबंधित बिंदुओं का चयन, मूल और संबंधित बिंदुओं का क्रम देना और अनावश्यक सामग्री को छोड़ना, 1/3 आकार में सार लेखन करना। सार लेखन में मुहावरों, लोकोक्तियों, कथाओं, अलंकारों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई विशेष शैली नहीं अपनाई जाती है। समाचार पत्रों का सार लिखते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि इनमें सबसे पहले क्रम संख्या, अधिकारी के पदनाम, संबंधित विभाग, मंत्रालय, पत्र संख्या तथा दिनांक का भी उल्लेख कर दिया जाता है। पाठ 12 इसे जगाओ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई कविता है। इसे जगाओ। इस कविता में आपने सीखा कि इस कविता में आदमी को जागरूक बने रहने का संदेश दिया गया है। तो इसे जगाओ कविता में क्या संदेश दिए गए हैं? आदमी को जागरूक बने रहने का। सपनों में खोए रहने वाले व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित कराने की आवश्यकता बताई गई है। दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने को महत्व दिया गया है। इन विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के उपादानों का इस्तेमाल किया गया है। प्रकृति के 3 उपादान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आपने कविता पढ़ी तो उसमें सूरज, पवन और पक्षी को माध्यम बनाया गया है कि वे आदमी को जागरूक करें। भवानी प्रसाद मिश्र सहज मानवीय संवेदना के कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कविता साधारण शब्दों और आम भाषा में गंभीर विचारों को व्यक्त करने में समर्थ है। कविता में बातचीत की शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। शेष आप जब कविता को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि प्रकृति के 3 उपादान सूरज, पवन और पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जगाने का प्रयास किस प्रकार से किया गया है। पाठ 21 पत्र कैसे लिखें। इस पाठ को पढ़ने के बाद में आपने समझ में आया कि अपने मन के भावों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तो पत्र क्यों लिखे जाते हैं? अपने मन के भावों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं।
आजकल तकनीकी और संचार क्रांति आ जाने के कारण कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा भी ई पत्र भेजे जाते हैं। मोबाइल फ़ोन द्वारा बातचीत तो की जाती है, साथ ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दूसरे व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन पर लिखकर संदेश भी भेजे जा सकते हैं, जिसे SMS। इसके द्वारा आप होली दिवाली की शुभकामना संदेश अपने दूर बैठे दोस्तों को भेज सकते हैं। पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 2 प्रकार के, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यावसायिक पत्र, दूसरा कार्यालय पत्र, तीसरा आवेदन या प्रार्थना पत्र। ये सब औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र या अन्य पत्र, जिन्हें हम अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। प्रार्थना पत्र लिखते समय सभी बातें सम्मानपूर्वक लिखी जानी चाहिए। अंत में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्र अपनों को प्रेम भरे भावों से स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखे जाते हैं। संबोधन और अभिवादन में शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक होता है। यह पाठ 22 आपने क्या सीखा सीखते हैं। पाठ 22 है निबंध कैसे लिखें। आपने क्या सीखा? इसमें हम पढ़ते हैं कि निबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में घटनाओं का क्रम, सूचनाएं और साधारण वर्णनात्मक बातें होती हैं। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। ये निबंध किसी समस्या पर लिखे जाते हैं। इनमें तर्क दृष्टि रहती है। भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता, भाव की तीव्रता और आत्मीयता होती है। इन सब बातों को आपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा है। अब पढ़ते हैं कि निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। निबंध के प्रकार भी 3 होते हैं और निबंध के अंग भी 3 होते हैं। भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार। भूमिका को एक नाम से और जाना जाता है, वो है, बताइए क्या है? भूमिका को एक नाम से और जाना जाता है, अब कमेंट करके बताएं। वो है प्रस्तावना। भूमिका को प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। निबंध लिखने से पूर्व विषय का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। निबंध का विषय सुनिश्चित करने के बाद विषय की रूपरेखा बिंदुओं और उपबिंदुओं सहित बनाना आवश्यक है। और बिंदुओं और उपबिंदु आपकी विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखें। निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए। वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखकर दोहराना आवश्यक है। उसका दोबारा पढ़ना या उसका दोहराना आवश्यक है। इससे वर्तनी यानी अशुद्धि, व्याकरण की बहुत सी अशुद्धियाँ आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। उसको दोबारा पढ़ करके कहीं कोई अक्षर या मात्राएं गलत तो नहीं लिखी गई हैं, तो दोबारा जब आप उसे पढ़ोगे तो अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। इस तरह से आपने मिड टर्म एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण पाठों के बारे में पढ़ा। उन पाठों में आपने क्या सीखा के अंतर्गत आपने मुख्य बिंदु पढ़े। आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप यह सब अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और बार बार अभ्यास करें। आगे भी हम इसी तरह की महत्वपूर्ण सीरीज़ लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।